वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कम अज कम इस इदारे में या कहीं और किसी को मास्टर बनने नहीं देंगे। अल्लाह के बाद आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं। आज इस समाअत का आखिरी दिन है। आज केस को खत्म करना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया, इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? काफली के वकील जाहिद इब्राहिम एडवोकेट ने कहा, मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला कमेटी करेगी। कमेटी में पार्लिमान मास्टर ऑफ रोस्टर होगी। नुक्ता यह है, किसी भी सूरत हाल में पार्लिमान मास्टर ऑफ रोस्टर बन जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या रूल्स में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज है? मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज किस कानून में है? जस्टिस मंसूर ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जो कानून है, आइन है, वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूं। जस्टिस 𝐥𝐞𝐚𝐯 ने इस्तफसार किया, अदलिया की माइक्रो मैनेजमेंट मुदाखलत नहीं तो फिर क्या मुदाखलत होगी? चीफ जस्टिस ने कहा, किस बेंच को कौन सा केस भेजना है, ये प्रैक्टिस बतौर चीफ जस्टिस खत्म कर दी। ये काम रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया। वाजे करना चाहता हूं, ये पैगाम न जाए कि कोई नया चीफ जस्टिस आएगा, वो अपने मुताबिक काम करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान ना रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है। अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए, ये नंबर गेम का मामला है। The Parliament cannot make rules nor legislate regarding the rules. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law. Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. Open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up. There is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. You should also realize the traumatic history of Pakistan. 2/3 से करने ठीक है, अगर एक वोट कम है आप नहीं कर सकते। सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, पार्लियामान को ये इख्तियार नहीं। इस कानून ने एक अपील का हक भी तो दिया, तो वो प्रोसीजर में तो नहीं आ सकता है ना। वो भी तो एक जुरिडिक्शनल पॉइंट है, वो 142A और एंटी 55 के तहत आपको पढ़ना होगा। जहां तक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वहां ना सब्जेक्ट टू लॉ है ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि कोई लॉ बन ही नहीं सकता है उसके मुतालिक, वो हमेशा कमीशन खुद ही बनाएगा अपने रूल्स। ये सिंपल रीडिंग है जी। और वहां 191 में सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिख दिया गया कि आइन में भी हो सकता है और लॉ में भी हो सकता है। जमाल साहब की अंडरस्टैंडिंग गलत है तो जरा समझा दीजिए। बिल्कुल सही, मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि जहां सब्जेक्ट टू यूज होता है वर्ड, वहां ऑलरेडी का कोई रूल इसके वायलेशन में नहीं बन सकता। इसमें अगर नहीं यूज किया गया तो इसका मतलब ये इसको सब्जेक्ट ताबे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन जी, इसको ताबे नहीं किया जा रहा है, बट स्टिल नो रूल कैन बी मेड। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने पूछा, हुक्मनामे में कहां लिखा है कि आपको अभी सुनना है? हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद दलाइल नहीं देना चाहते। आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा। My Lord the Chief Justice is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपना स्लूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आपका अपना स्लूक ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया। Your Lordship was very unkind to him. Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. सुन लीजिए, ये सब जजेस ने साइन किया। He does not want to add anything further and that his written submissions may be read. कौन सा ऑर्डर है? Thank you very much. Now please take your seat. I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इल्जाम है जाती मकासद के हसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत कर रहे हैं और इस वक्त जमानत की दरखास्त पर हस्ती दलाइल जो है वो जारी है। वकील सलमान सफदर जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। उनके दलाइल जारी है। उनका कहना था कि इल्जाम है कि जाती मकासद के उसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हुकूक को ट्विस्ट किया गया है और एफआईआर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सेक्रेटरी आजम खान को मीटिंग मिनट्स जो है वो तैयार करने का कहा। वकील ने कहा कि साइफर को गैर कानूनी तौर पर पास रखने और गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया है। वकील का कहना था कि कहा गया कि असद उमर और मोहम्मद आजम खान के किरदार को तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा। एफआईए ने सेक्रेटरी दाखिला के जरिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान इस्तफसार किया कि चालान में कितने अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिस पर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ चालान जमा हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर एक कोडेड फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर कोडेड फॉर्म में आता है, दिल्ली और वाशिंगटन से आ रहे होंगे, उन्हें डी कोड करने का क्या तरीका है। अब वकील की जानिब से बताया गया कि हर एम्बेसी में ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद होते हैं जो सीक्रेट कोडेड से वाकियत रखते हैं और साइफर फौरन ऑफिस में आता है, डी कोड होने के बाद उसकी कापीज बनती है। इस वक्त वकील सलमान सफदर के दलाइल जारी है। उनके दलाइल मुकम्मल होने पर एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए। नायब चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बाबर मलिक से जानते हैं। बाबर बताइए। जी हाँ, नायब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से आज इनकी हेयरिंग भी थी और हेयरिंग के बाद जब मुलाकात का टाइम हुआ तो इनकी फैमिली और इनके वकला ने मुलाकात की। फैमिली में इनका बेटा और इनकी बेटी जैन कुरैशी और बेटी बहर बानो और इसके साथ साथ इनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने मुलाकात की। मुलाकात में अहम कानूनी अमूर समेत जो शाह महमूद कुरैशी का जेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट्स है उसकी बायोमेट्रिक के हवाले से भी बातचीत की गई। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी अपने बेटे पर खुसूसी तौर पर खुसूसी डिस्कशन की। ये मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। आईसीसी ने प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत के जाने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी बताइएगा। और जब से वो गई थी उनके ऊपर काफी इल्जामात लगाए थे उनके खिलाफ। एक जरा ये बताते हैं कि एक एफआईआर भी काटी थी कि उन्होंने कुछ ट्वीट अगेंस्ट किए थे भारत के खिलाफ। तो जब से वो वहाँ थी उनके लिए मुश्किलात थी तो वो छोड़कर आईसीसी वर्ल्ड कप भारत से चली गई हैं दुबई। लेकिन आईसीसी ने एक वजाहती बयान दिया है कि वो अपनी जाती वजूहात की बिना पर छोड़ के गई हैं। तो अब जाहिर है जब तक ज़ैनब को अपना बयान नहीं देंगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन काफी मायूस कुन है जिस तरह का रवैया पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी सहाफियों से रखा गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी आपका। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस के ट्रायल का आगाज हो गया। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। 17 अक्टूबर को तमाम सरकारी गवाहान को भी तलब कर लिया गया। से फारूक बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत मुलाकात मोहम्मद बुल्लेटिन ने साइफर केस की समाप्त के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जो सेल हैं वहाँ का सरप्राइज विजिट भी किया है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो सहूलियात के हवाले से एहसानात भी जारी किए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत मुलाकात मोहम्मद बुल्लेटिन ने चेयरमैन पीटीआई के कमरे के बाहर दीवार को तोड़कर चेयरमैन पीटीआई के जो सहकर्मी है उसके तोड़ने के बाद जो है वहाँ पर 60 से 70 फुट की जगह जो है वो चेयरमैन पीटीआई के चैल करने के लिए दस्तयाब होगी। इसके साथ ही साथ फारूक एजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत अभी जारी है। And then in its functionality, you may still not be satisfied, or someone may not be satisfied and say you have not abided by the law. That question, I mean, we are assuming that we are not
capable of manning this ship. The only thing is that previously there was the sole pilot. Now there are two co-pilots, maybe in determining things go wrong. Maybe that's a possibility. After all, for instance, when the Chief Justice leaves the country or falls ill, the acting Chief Justice comes in and he assumes the power. So why are we scared of our own shadows? I mean, the co-pilots, if they are there, why we are all assuming that we are leading to the iceberg which lies underneath? Nothing has happened so far. So we are actually, it's all conjecture and surmises we are based on. And the only real question comes down to is the competency. Well, that's the only real question as I see it, which 𝐸𝐺𝐻 had asked the very first day. The focus on that. Either you can make the law, you can't make the law. Now, what may or may not happen, and whether you call it dictation or you call it a request or you call it whatever you want to call it, better way of doing business, being more inclusive, participatory, transparent. I mean, you can give it any adjective or use before that. At the end of the day, it's simply, can they make the law or not? If we even accept that this challenge lies under 184.3. Just going ahead and saying, yes, okay, it lies under 184.3. Just tell us that this law is constitutional, that's all. Yes. And whether it may not work tomorrow, and then again, people will keep challenging it. I mean, people move applications under whatever, Order 26, whatever of the rule, Order 33, where the rule prescribes something to do in a particular manner, they move an application. I could not do so, please condone this. I mean, I don't know how we're going to interpret it when it comes up. So we don't want to tie our hands down how the future will be interpreted. I will come back to 𝐸𝐺𝐻 has been asking. There's only one question: is competency of making this law. Lord, I'll move directly to competence. Legislative competence of the Parliament may arise in at least two ways. It may arise through reference to Article 142 and the specific entries in the legislative list, or it may arise through direct authorization by some or other provision of the Constitution. This court has recognized that. I think Mr. Bandhari had also to it, Province of Sindh versus 𝐀𝐻𝐚. That is the 2014 Supreme Court 532 at paragraph 62. 2014 Supreme Court? 532 at paragraph 62. ये दिखाइए citation 532. Yes, sir. 2014 Supreme Court. नाम क्या है केस का? Province of Sindh versus 𝐀𝐻𝐚. ये डिलीमिटेशन वाला केस है 3-1 है. जी डिलीमिटेशन. जी बिल्कुल. इसका रेलेवेंट पैराग्राफ 62 है सर. और इसमें सर, I don't want to read this whole para to save time, but if your lordship sees about the third line from the bottom of the page, 577, when the main body of the Constitution provides for competent legislature, it is not necessary to look into the legislative list. And इस paragraph में फिर कई मिसालें दी गई हैं कि कहाँ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने ऑथराइजेशन दी थी, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पे नहीं थी. अब इन माय कंसाइज स्टेटमेंट इन पैराग्राफ 31 आई हैव गिवन अबाउट a dozen examples. I'm not going to take your lordship's time right now, but para 31 may I've given a dozen examples where Parliament is given power to legislate on subjects which are not covered by any legislative entry. What is the answer over here in this case? Over here, my reliance will be 191. 191 in the cases of 2, 3, 4, 6, 7, and 175-2
in the case of Section 5. So how do you read subject to? Yes, I'll just come to that, but if I may first complete this. So you're not relying on entry 55? Entry 55 is relevant as far as 175(2) and the appellate power is concerned. I do not believe that entry 55 is relevant as far as practice and procedure are concerned. Also not 58? 58 I will be relying upon. You will be? Yes, sir. Because my view of 58 is entry 58, and I was just going to come to that, is different from what has been expressed by your lordship. My view of 58 is that after the 57 previous entries which deal specifically with a particular subject matter have been dealt with, 58 is a catch-all kind of provision. Does it confer legislative competence? What it does is, sir, it recognizes the... मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तिदाई समाअत कब करेगा जानेंगे। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा जाहिद। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तिदाई समाअत कल करेगा और इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए भी दरख्वास्तें उनके खिलाफ दायर की गई और खालिद महमूद मोहम्मद ओन सकलैन की तरफ से ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें ये इस्तदा और दरख्वास्त की गई है कि चेयरमैन पीटीआई तो शाखाना केस में नाअहल होने के बाद पार्टी ओहदे के अहल नहीं रहे हैं और उन्हें पार्टी ओहदे से हटा दिया जाए, और ये कि ममनुआ ज़राए से भी फंडिंग लेने पर जो पीटीआई का इंतखाबी निशान है वो भी उससे वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं और इस पर इब्तिदाई समाअत कल शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद, तफसीलात के लिए। आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के छठे मैच में न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल है। हैदराबाद के रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स पर काला स्प्रे कर दिया गया। चांदनी चौक से लियाकत बाग तक लगे पोस्टर्स पर स्प्रे किया गया। मुतादिद पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।